न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा ताकि उपयुक्त लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट उसी स्थिति से अस्तित्व में आया था। शीर्ष अदालत ने प्रेस को जारी के बयान में बताया, लोक अदालतें इस देश की न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग है जो सौहार्दपूर्ण समाधान में तेजी लाने और उसे प्रोत्साहित करने के एक साधन के रूप में विवादों के वैकल्पिक समाधान को बढ़ावा देती है। शीर्ष अदालत के बयान में आगे कहा गया है कि आगामी लोक अदालत का आयोजन समाज के सभी वर्गों को सुलभ और कुशल न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। लोक अदालत में निपटारे की संभावना वाले उन मामलों पर सुनवाई की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, ताकि उनका त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सेवा और श्रम से संबंधित मामले शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ ने जजों की छुट्टी और पेंडिंग केस की गति को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज सातों दिन काम करते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक 40-50 मामले निपटाते हैं। शनिवार को छोटे केसेस पर सुनवाई होती है। इसी दिन सुरक्षित रखे गए फैसलों को लिखवाया जाता है। रविवार को सोमवार के केस पढ़े जाते हैं। दरअसल PM के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर संजीव सान्याल ने हाल ही में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जज बहुत अधिक छुट्टियां ले रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने असहमति जताई थी। CJI चंद्रचूड़ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच के दौरान इस बात का जवाब दिया। CJI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज छुट्टी के दौरान संवैधानिक मुद्दों पर विचार करते हैं। हमारे लिए यह करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक मामले देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोगों के अधिकारों को भी प्रभावित करते हैं। CJI ने स्पीच के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सिर्फ मामलों का निपटारा करना है या राजनीतिक समाज को बदलना भी है। मैं छुट्टी पर हूँ, ब्रिटेन की यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास संविधान पीठ के 6 बड़े फैसले हैं। इनमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्टेटस वाला मामला है। इसके अलावा और केसेस हैं। ये ऐसे मामले हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को परिभाषित कर रहे हैं। CJI ने कहा कि हमसे पूछा जाता है कि जज रोटेशनल सिस्टम में छुट्टी क्यों नहीं लेते। जजों के लिए यह बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन फिर वकीलों का क्या होगा? वकीलों को भी समय की जरूरत होती है। रोटेशन सिस्टम लागू हुआ तो वकील कहेंगे कि जब चाहे छुट्टियां ले सकते हैं, लेकिन वकीलों को रोज आना पड़ रहा है। CJI ने कहा, वकीलों को नेटवर्किंग के लिए समय चाहिए होता है। वकीलों को अपने क्लाइंट तक पहुंचना होता है। उन्हें भी अपने परिवार के लिए समय चाहिए होता है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 23 मार्च 2024 को कर्नाटक में जूनियर जजों से वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की। इस दौरान CJI ने कुछ दिन पुराना किस्सा सुनाया कि उन्हें भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। जी हैं, उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं और समझते हैं सर ये जो पूरा मामला है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खास तौर से EVM की, इलेक्टोरल बॉन्ड की और वोटिंग डेटा बेस की, तो ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि इस वक्त इतनी मुसीबतें पैदा कर सकती हैं, खास तौर से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए, कि शायद उनकी सत्ता में कभी फिर वापसी हो पाए। लेकिन यहाँ पर चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना है। जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना, CJI प्रोबेबिलिटी उन्हीं की है, नेक्स्ट नंबर उन्हीं का है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि चीजें इसी तरह से न्यायिक प्रक्रिया से उम्मीद की जा सकेगी आगे भी? विनीता, पहले तो बात तो यह है, आपने कहा कि ये ऐसे मामले हैं कि बीजेपी शायद ही वापस लौट पाए, तो उसका मामला होता या नहीं होता, मेरी पॉलिटिकल समझ ये कहती है कि बीजेपी वापस नहीं लौटेगी। अभी सरकार जरूर जोड़ तोड़ करके बना लिया, लेकिन इसके बाद ये सरकार बनाना उसके लिए बहुत आत्मघाती साबित होगा। बहुत सारी मुसीबतें उसके सामने आएंगी और बीजेपी फिर निकट भविष्य में जल्दी वापस लौटने की स्थिति में नहीं होगी। जब तक कि फिर कोई पुलवामा ना हो, जब तक कि फिर कोई अच्छे दिन और 2013 के तमाम अन्ना जैसे आंदोलन और विनोद राय जैसे तमाम चीज़ें ना हो, तब तक बीजेपी का आना मुश्किल रहेगा। ये तो सवाल का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि क्या हम सर्वोच्च न्यायालय पर भी विश्वास करने में अब कतराने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अदालत है, वो संविधान का कस्टोडियन है, संवैधानिक बेंच वही होती है। सारे मामले अंत में ये मान के चला जाता है कि कहीं भी न्याय नहीं मिला होगा तो अंत में सचमुच का न्याय सर्वोच्च न्यायालय में जरूर मिल जाएगा। और वहाँ पर भी अगर चर्चा ये शुरू हो जाए कि कौन सा जज किस पार्टी या किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, कौन सा जज उससे उम्मीद की जाए या नहीं की जाए, तो ये भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन माना जाएगा। ये बहुत काला दिन होगा। लेकिन फिर भी नीचे से ऊपर तक अदालतों में जो परिस्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं, उसमें इस तरह का सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तमाम ऐसे मामले हो रहे हैं जो किसी भी तरह कुछ भी निर्णय कर दिए जा रहे हैं
और बाद में किसी सही जज के पास जाके वो निर्णय पलट जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, वो पुलिस हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, जुडिशरी हो। अगर सब ऐसे चलने लगेंगे तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ से? फिर आज़ादी का मायने कहाँ रह जाएगा, और लाखों लोगों की कुर्बानी का मायने कहाँ रह जाएगा? और वो तमाम लोग जिन्होंने संविधान बनाया था, सैकड़ों, वो तमाम इतने बड़े विद्वानों ने बैठ के तमाम बहस के बाद फिर उनकी उस सारी मेहनत का और उनकी सारी कवायद का मायने कहाँ रह जाएगा? जहाँ तक इन सारे मुद्दों का सवाल है जो आपने गिनाए हैं, ये सारे मुद्दे बहुत सेंसिटिव हैं। वीवीपैट का मुद्दा भी बड़ा सेंसिटिव था और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, भाई वीवीपैट की पर्ची निकलती है, आप हमको दे दीजिए, हम एक डिब्बे में डाल दें, और अगर कहीं कोई एतराज होगा तो उसकी गिनती कर ली जाए पैरेलल उसकी। और आपने अंत में ये भी कह दिया कि किसी को अगर शिकायत है तो वो पैसा जमा करके बाद में गिनती करवा सकता है या जांच करवा सकता है मशीनों की। तो दोनों में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन आपने उस निर्णय को ठीक नहीं किया और उस निर्णय के लेकर के पूरे देश में बहुत बड़ी आलोचना हुई जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज के स्तर पर आलोचना हुई। उसका कोई तर्क समझ में नहीं आया, उन्होंने क्यों वो निर्णय किया। अभी जो मामले हैं वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के हो या वीवीपैट की पर्ची के हो या ईवीएम के हो, और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हुआ है कि तमाम जगहों पर वोट बढ़ गए, अचानक 1,07,00,000 वोट बढ़ गए। चुनाव में पड़े हुए वोटों में और गिने हुए वोटों में बड़े पैमाने पर अंतर दिखलाई पड़ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है भारत के लोकतंत्र के लिए, विश्वसनीयता के लिए। अगर भारत की जनता को विश्वास ही नहीं बचेगा, विश्वास नहीं था इसीलिए वोट डालने कम लोग निकले कि हमारे वोट डालने से फर्क नहीं पड़ना तो हम क्यों डालने जाए। ये बहुत चिंतनीय विषय है और मुझे लगता है कि इस पर सबको चिंता करने की आवश्यकता है। जो लोकतंत्र के में विश्वास करते हैं, जो उसके लिए लड़ते हैं, जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ते हैं, और देश के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय वो अंतिम न्यायालय है जो कस्टोडियन है संविधान का, और जिसको अंतिम निर्णय देना है देश के हित में। कहीं भी कानून टूट रहा है, देश का लोकतंत्र टूट रहा है, उसी को निर्णय देना, उसी को बचाना, उसी के लिए वो बनाया गया है, उसी को ताकत दी गई है। क्या जिस तरह सीजीआई चंद्रचूड़ से हम उम्मीद करते हैं, आज की तारीख में जनता काफी ज्यादा उनकी चर्चा करती है। कोई भी व्यक्ति कई बार पद को जीवित कर देता है। जस्टिस संजीव खन्ना जो कि इनके बाद सीजीआई बनेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? विनीता, मेरा एक मानना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ से हम लोगों ने ज्यादा उम्मीदें मान ली हैं, उनके पुराने कार्यों को देख करके, उनके रुख को देख के, उनके रोल को देख करके। लेकिन बीच में ये भी देखा आपने कि कई सारे मामले थे चूंकि हो चुके थे, वो हो चुके थे, वह चलिए अब इस पर कोई निर्णय की जरूरत नहीं, इसको क्यों पलटा जाए। तो वो न्याय भी मैं अच्छा न्याय में नहीं मानता हूँ। अगर कोई काम गलत हो गया है, किसी में कानून संविधान टूटा है, तो चाहे वो हो चुका हो, उस पर आपको टिप्पणी जरूर कर देना चाहिए कि अब हो गया, इसमें कुछ उल्टा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलत था, ये टिप्पणी जरूर कर देनी चाहिए, इस तरह का रुख जरूर अख्तियार करना चाहिए। तो ऐसी चीजों में हमने देखने को मिला है कि ऐसी चीजें हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर के पूरे देश में एक मान्यता है कि उनके हाथ से न्याय निकलेगा, वो ऐतिहासिक न्याय करेंगे और देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाएंगे, यहाँ की व्यवस्था को बचाएंगे। बाकी जजों के बारे में लोग शंका की निगाह से देख रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा आपने कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा कि हमको सर्वोच्च न्यायालय में भी ये परिस्थितियां देखनी पड़े कि कौन जज सत्ता विरोधी है या सत्ता पक्ष का है या निष्पक्ष है या किसी खास विचारधारा को मानने वाला है। अगर ये परिस्थितियां सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर पैदा हो गई, फिर लोकतंत्र और संविधान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी विनीता जी। जी सर, आपको क्या लगता है सर, इस बार ज्यादा वक्त ना लिए, क्योंकि मुझे याद है 2019 के बाद भी काफी ज्यादा मतलब ईवीएम को लेकर की याचिकाएं लगी थी, सवाल उठे थे, लेकिन कुछ खास उसका असर नहीं हुआ। 5 साल तक मामला ऊपर नीचे ऐसे ही चलता रहा। अंत में चुनाव के ठीक पहले ईवीएम को लेकर के कई भरपूर याचिकाएं लगाई विपक्ष ने, और फिर कोर्ट ने भी उतना गंभीरता से अभी भी याचिकाएं लगी हैं, अभी भी याचिकाएं लगी हैं, और बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों को लेकर के अलग अलग याचिकाएं दाखिल हुई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं उसके खिलाफ तमाम ऐतराज दाखिल हुए हैं। वो सुनवाई भी जस्टिस चंद्रचूड़ को करनी है। मेरे तक काफी सीटों पर इस तरह का मामला है। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि लोगों को, नए लोगों को जानकारी नहीं होगी, इस देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर बीवी गिरी साहब, और इसी सर्वोच्च न्यायालय में उनको खड़ा होना पड़ा था जाके। यद्यप संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी अदालत के लिए बाध्य नहीं है जाने के लिए, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन बीबी गिरी के खिलाफ मामला चला था और बीबी गिरी को जाकर के अदालत के सामने पेश होना पड़ा था। ये पलट करके लोगों को देख लेना चाहिए
यूट्यूब अपने गूगल कर लेना चाहिए, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय इतना महत्वपूर्ण रहा है, राष्ट्रपति ने वहां खड़े होना इसलिए मंजूर किया कि सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा, स्वच्छता और उसकी ताकत बनी रहे, अन्यथा राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा सकता, ये कानून है। लेकिन वो गए। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उन्होंने अदालत का लगातार सामना किया, और ये अलग बात है कि उनकी अदालत के दायरे में बनाने के बजाय विशेष रूप से एक भवन जो बना हुआ है उपराष्ट्रपति के घर के बगल में, विज्ञान भवन, उनके लिए विज्ञान भवन में एक विशेष अदालत कक्ष बना दिया गया था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने वहां लगातार हजी लगाई। ये है अदालत की ताकत। अदालत अपनी ताकत खुद नहीं अगर पहचानेगी, अपनी ताकत को खुद बरकरार नहीं रखेगी, तो लोग उसका सम्मान करना बंद कर देंगे, और आने वाले समय में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। इससे मैं भी चिंतित हूं, और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के सारे जजों को भी चिंतित होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।